हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, सब ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? PYQ पिछले 35 ईयर्स का है कि नहीं, जिसमें से हम लोगों का पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, और अभी चौथा सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। और आज हिस्ट्री का जो है वो Day 2 है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा बैटल है भैया जिसमें ब्रिटिश सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में? तो मैंने रिपीट का टैग लगा करके रखा है, मतलब कल जो है इस पर थोड़ा बहुत हुआ था बात, कभी आया ही होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो वो था हमारा कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर। कब होता है बैटल ऑफ बक्सर? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, होता है। किसके बीच में होता है? एक तरफ तो भैया बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर होता है, और दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा होता है? मेजर हेक्टर मुनरो, है कि नहीं? तो ये होता है कि नहीं? तो ये ज़्यादा सुप्रीमेसी यहाँ से जो है ब्रिटिश जो है, जब बक्सर जो युद्ध होता है तो इसके बाद जो है पूरा अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डोमिनेशन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following is considered the founder of the French company in India? इनमें से किसको हम फाउंडर कह रहे हैं फ्रेंच कंपनी का इंडिया में? ठीक है, तो वो था कॉलब्रेट, हाँ, जीन कॉलब्रेट। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होता है कब? 17th सेंचुरी में। ठीक है, सबका उद्देश्य यही था भैया, कॉमर्स ट्रेड करना है कि नहीं? तो इसका भी यही था, ये भी इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो भैया जो फाउंडर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका ये है कॉलब्रेट। ठीक है, ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था किंग लुइस 14 का। ठीक है, और यही आया था। थोड़ा सा और रिकैप कर ले फ्रेंच का। 1668 में आता है फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश होता है, कहाँ? सूरत में, कल भी बात हुआ था। फरवरी 1701 में, ठीक है, पौंडुचेरी जो है वो क्या बन जाता है? कैपिटल बनता है इन लोगों का। ठीक है, फिर आगे चल करके फ्रेंच जो है वो माहे ऑक्यूपाइड करती है, यनम को ऑक्यूपाइड करती है, जो कोरोमंडल कोस्ट पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कराईकल देखने के लिए मिलेगा। सॉरी यार, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होता है, लेकिन नहीं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज, फ्रेंच क्यों मतलब फेल हो जाते भैया अपना पावर को इस्टेब्लिश करने में डेक्कन की तरफ? ठीक है, क्या रीज़न था? डुप्लेक्स वॉज नॉट अ कैपेबल जनरल। क्या वो कैपेबल जनरल नहीं था? भैया फ्रेंच है तो कैपेबल तो होगा ही, ब्रिटिश मतलब कि इधर क्या बोल सकते, फ्रेंच है तो कैपेबल तो होगा ही, इस पे संदेह नहीं कर सकते हैं हमको, है कि नहीं? द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, इंग्लिश के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी था इसलिए। ओके, होल्ड ऑन करते हैं। फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस, ये क्या मतलब हुआ कि भाई वो तो लाइक तो कई लोग नहीं, इंडियंस तो किसी को भी लाइक नहीं कर रहे थे, है ये नहीं? शुरुआती में जब इंटेंशन जानेंगे तो कौन लाइक करेगा, लेकिन शुरुआती में चलो तुम कॉमर्स के बहाने आगे बढ़ रहे हो, वो तो अलग बात है। पौंडुचेरी वॉज नॉट अ स्ट्रैटेजिक सेंटर, पौंडुचेरी वॉज नॉट अ स्ट्रैटेजिक सेंटर, ये बात भी गलत है। स्ट्रैटेजिक सेंटर था, आगे चल करके देखें भाई पूरा कोस्टल रीजन पे सारा ट्रेड यहीं से होगा, स्ट्रैटेजिक सेंटर नहीं होगा। तो भैया इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्योंकि डेक्कन में जो ना इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग आर्मी था। ठीक है, कह सकते हैं भाई ब्रिटिश फ्रेंच दोनों ही इंडिया में आए, पर्पज़ क्या था? ट्रेड करना था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को क्या हुआ,
कि पॉलिटिक्स, इंडिया के पॉलिटिक्स में घुसा। अब दोनों क्या हुआ, पॉलिटिक्स में घुसा तो भैया दोनों का थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करा। फ्रेंच फेल्ड हुआ ये इस्टेब्लिश करने में, लेकिन ब्रिटिश तो जीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश रूल भी रहता है बहुत लंबे समय तक, है कि नहीं। फिर हम लोग फाइट करते हैं, जीतते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटिश जो इंग्लिश आर्मी था ना, इंग्लिश वो आर्मी बहुत स्ट्रांग था। डेक्कन में इसका पकड़ बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए इधर नहीं पहुंच पाता है ये लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर एंटर इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। भैया कल ही बोले थे PDF, ठीक है, सीक्वेंस यही है PDF। पहले पोर्तुगीज़ आए थे, ठीक है, कब 1498 में, ठीक है। फिर आए डच, कब 1602 में। फिर कौन आए, फिर इंग्लिश PDEF इंग्लिश 1608 में, और लास्ट 1664 में। तो इस हिसाब से सॉरी 4213, है कि नहीं। द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। क्या सीक्रेट है ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेस होने का, तो भैया एब्सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल टुकड़ों में बटा हुआ था इंडिया, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। कंपनी आर्मी रिसीव द वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड द मॉडर्न आर्म्स। हाँ, कंपनी आर्मी रिसीव द वेस्टर्न ट्रेनिंग, बिल्कुल ट्रेनिंग मिल ही रहा था उन लोगों को, और मॉडर्न आर्म्स भी था उसके पास, सही बात है। इंडियन सोल्जर लैक द fidelity, consequently the one who paid them sufficient could have them to on the service. इंडियन सोल्जर लैक फिडेलिटी, बिल्कुल बात है भैया, ठीक है। ये बात भी मतलब सारे के कह सकते हो ऑप्शन, सारे के सारे रीजन हैं मिला जुला करके, जिसके वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस हो पाया इंडिया में, ठीक है। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है। पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर कह सकते हो। रिपीट है मतलब कल बात हुआ होगा इस पर, ठीक है। नाम था अल्फोंसो का, ठीक है, अल्फोंसो है ना, वही तो उसका नाम ही पूरा नाम इसका है यार, इससे बोला नहीं जाता है मेरे को, ठीक है। बड़ा अजीब है, गूगल कैसे इसको रीड करता है जरा देखो। ये नहीं करेगा क्या। Albuquerque is the largest city in New Mexico, known for its सुना दिया, ठीक है। तो भैया ये था रियल फाउंडर। वास्को डी गामा तो भैया क्या है, सी रूट डिस्कवर करता है 1498 में, है कि नहीं। उसके बाद ये बार्थोलोमेव डायस वो भी उधर ही से आता है कि नहीं। आज लग रहा है हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भैया ये था रियल फाउंडर पोर्तुगीज पावर का इंडिया में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू द ब्लू वाटर पॉलिसीज। कौन इनमें से ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड है, तो भैया ये है अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। ये ब्लू वाटर पॉलिसीज को फॉलो करता है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसीज कहने का मतलब है इंडियन ओशियन और अरेबियन ओशियन में इसका डोमिनेंस, ठीक है। सोल ट्रेड पावर कह सकते हैं, ठीक है, अरेबियन और इंडियन ओशियन में, इसलिए इसको कहते हैं कि भैया ब्लू वाटर पॉलिसी ये फॉलो कर रहा था, ठीक है। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे किससे लिया गया था भैया, शादी वादी चल रहा था, ठीक है। किंग्स चार्ल्स जो दो था, ठीक है, ब्रिटेन का, वो मैरिड करता है किसके साथ, कैथरीन बरगांजा, ठीक है। कब करता है 1661 में, ठीक है। तो किंग चार्ल्स II जो है उसको बहुत ज़्यादा डॉरी मिल जाता है, दहेज मिलता है, ठीक है, दहेज मिलता है, ठीक है। किसके ज़रिए, पोर्तुगीज़ के ज़रिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पोर्तुगल जो है उसको उसमें बॉम्बे भी दे देता है, ठीक है। तो बॉम्बे जो है पार्ट ऑफ डॉरी था, ठीक है। तो ये भैया पोर्तुगीज़ उसको देते हैं ना। कैपिटल ऑफ किंगडम्स महाराजा रंजीत सिंह वास, ये कल आया था भैया, ठीक है। लाहौर, याद है ना महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, उसका इतिहास जानो तो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रैटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रेड रूट जो है ना
उसके क्रॉस रोड मतलब क्रॉस पे ये होता है ट्रेड रूट की तरह का, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया उसके पॉइंट पे है ये। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली ये सही हो जाता है। ठीक है, इन विच मिसल वॉज अ रंजीत सिंह रिलेटेड। अभी मसल का मतलब क्या, मतलब हम लोग का आम भाषा में ऐसा समझो ना, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। तो सिख आर्मी में क्या है ना, एक मिलिट्री कॉन्फिडेंसरी हुआ करता था। ठीक है, मतलब अपने अपने में सॉवरेन स्टेट हुआ करते थे, समझे, और वो लोग फाइट कर रहे होते थे। तो रंजीत सिंह जो है वो किस मिसाइल से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो करते थे शुक्र चाकिया। ठीक है, शुक्र चाकिया। महाराजा रंजीत सिंह सन ऑफ महान सिंह। ठीक है, लीडर किसके थे, शुक्राचार्य मिसाइल का। ठीक है, तो समझ गए। अब मिसाइल मतलब वही ग्रुप। ठीक है, बाद में आगे चल करके रंजीत सिंह जो है वो सारे मिसाइल्स को मिला करके क्या कर देते हैं, एक बना देते हैं। ठीक है, सारे को मिला करके एक कह देते हैं। अब अहुल्या वालियन। ठीक है, अहुल्या वालियन, ये मिसाइल जो है वो जैसा सिंह अहुल्या लेड कर रहे थे। दलवैलियान। ठीक है, ये है भैया मिसाइल्स जो चरहत सिंह और उसका कुछ स्मॉल मिसाइल्स था उसके साथ ये काम हो रहा था। ठीक है, ठीक है, फाउंड बाई चरहत सिंह। उसके बाद कन्हैया मिसाइल्स वॉज फाउंडेड बाय जय सिंह कन्हैया। ठीक है, नाम यहाँ हो गया। Was the Western Presidency situated in the early period of the East India Company? Where हम वो पढ़ दिए थे क्या? Where was the Western Presidency situated in the early period? Western Presidency situated in the early period of the East India Company कहाँ था भैया? ये रिपीट है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट कहाँ हुआ। ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। सूरत नहीं पढ़े थे कल भाई, 1618 में खाली घुमा रहा है कि नहीं? Which English governor of the East India Company in India was expelled by the औरंगजेब? कौन एक्सपेल्ड हो गया भैया औरंगजेब के जरिए? ये होने वाला इंसान था सर जॉन चाइल्ड। बच्चा ना चाइल्ड बच्चा ना समझो करके। सर ये जॉन चाइल्ड जो है इंग्लिश गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, एक्सपेल्ड किया गया औरंगजेब के जरिए। ठीक है, चाइल्ड ये जो है सर जॉन चाइल्ड, वो मुग़ल एम्परर औरंगजेब, ठीक है, उसके साथ कुछ वॉर में आ गया था, कन्फ्लिक्ट में आ गया था, जिसके वजह से जो है उसके ट्रूप्स जो है कैप्चर कर लेते हैं सूरत को। तो भैया इसको जो है फोर्सफुली वहाँ से कहा जाता है भैया पीस शांति बनाए रखो, इसलिए तुमको हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। हु वॉज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर जब हो रहा था उस वक्त दिल्ली का रूलर कौन था? ठीक है, तो वो कौन था? शाह आलम टू वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, अभी भी देखे बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ठीक है कि नहीं? यहाँ से दीवानी राइट मिल जाता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये भी है। विच द फॉलोइंग वार बिगेन द कॉन्सोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया? ठीक है, कौन सा वार है जहाँ से भाई कॉन्सोलिडेशन चालू हो गया? ठीक है, स्टार्टिंग कह सकते हैं, तो वो द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश कंट्रोल मतलब ये दे देता है ब्रिटिश को भैया कि आप बंगाल पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से बिगनिंग होता है ग्रेजुअली कॉन्सोलिडेशन हम कह सकते हैं ब्रिटिश सुपरमेसी का। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट से। ठीक है, ओके देखो ना, बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया, making first major victory over the British East India Company in the subcontinent. This victory accompanied significant control over the wealthy province of the Bengal। अब क्यों कह रहा है भाई बंगाल में? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ही देखो तो वीक रूलर था, रिच रिसोर्सेज था, पीपल एजुकेटेड पॉपुलेशन थे, पोटेंशियल था कि अच्छा ट्रेड हो सकता है वहाँ से, इसलिए वहीं से। ठीक है, ओके उसके बाद देखो विच अलाउड देम टू फाइनेंस फर्दर। ठीक है, अपने आदमी को फाइनेंस करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए। इवेंचुअली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ द इंडिया। बिगनिंग हुआ ब्रिटिश रूल का यहीं से। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग एंटिटी टू द पॉलिटिकल पावर बनने का शुरुआत होता है यहाँ से। फिर कंट्रोल होता है बंगाल पे,
फिर इकोनॉमिक एंड द मिलिट्री पावर, यहीं से बंगाल का ही सब कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर करके अपने इकोनॉमी और बूस्ट कर रहा है, अपना मिलिट्री बेहतर कर रहा है, ठीक है। इसमें से गद्दारी का काम करता है मीर जाफ़र, है कि नहीं? पढ़े होगे तो थोड़ा याद ही आ रहा होगा। सॉरी यार, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, ठीक है, ओके। द सक्सेसर ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह वाज, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह भाई कौन है? खरक सिंह। खरक सिंह जो है एल्डेस्ट लेजिटिमेट सन कह सकते हैं महाराजा रंजीत सिंह का, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये ना थोड़ा सा उतना क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांग नहीं था, वीक था, ठीक है, वीक रूलर था, जिसके वजह से फिर इसको जो है ये कर दिया जाता है, इसके भाई ही इसको ये कर देता है, मतलब कि चचेरा भाई होगा, ठीक है ना, शेर सिंह शायद, ठीक है, शेर सिंह शायद, हाँ यही इसको ये कर देता है, ठीक है। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड बीट हैदर अली इन वॉर ऑफ प्रोटोनोवा। अब प्रोटोनोवा, ठीक है, कौन करता है भैया? प्रोटोनोवा जो है ना, वो आज जाना जाता है प्राणगी पेटाई, ठीक है, प्राणगी पेटाई, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? एक कोस्टल पंचायत टाउन है हमारा, कडलौर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में, ठीक है। पहले प्रोटोनोवा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसमें जो है ना, क्या बोल रहे, ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड, कौन ब्रिटिश जनरल था भाई जो हैदर अली को डिफीट कर दिया? तो वो था सर आयरे कूटे, कूट दिया, ठीक है, सर आयरे कूटे कूट दिया, ब्रिटिश जनरल था, वो डिफीट कर दिया हैदर अली को, ठीक है, इन द वॉर ऑफ प्रोटोनोवा, ठीक है। कब लड़ा गया था ये? 1 जुलाई 1781 को, ठीक है, किंगडम ऑफ मैसूर और बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है, ओके। और क्या था कि ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हम कह सकते हैं ये काम हो रहा था, है कि नहीं। Who was appointed the deputy diwan of the Murshidabad by the Robert Clive after the Allahabad treaty, ठीक है, कौन था? वो मोहम्मद रजा खान था। मोहम्मद रजा खान अपॉइंट किया गया था डिप्टी दीवान ऑफ द मुर्शिदाबाद, किसके जरिए? रॉबर्ट क्लाइव के जरिए, ठीक है, आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है। अब इलाहाबाद ट्रीटी क्या था भैया कि ये 16 अगस्त 1765 को साइन हुआ था, ठीक है, ओके। ठीक है, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भैया राइट मिल जाता है कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा से क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला दस्तक वाला ये मत करना, दीवानी वाला मत इसमें मिलाना, ठीक है। और इसमें जो मोहम्मद रजा खान था वो एक ट्रस्टी कह सकते हैं, ट्रस्टेड एडवाइज़र था रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। इसलिए वो हेल्प कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव को कि भैया कंसोलिडेट करो पावर बंगाल में, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय इन द इंडिया? कौन था भैया पहला वाइसरॉय हम कह सकते हैं, क्या बोल रहे, फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय इन इंडिया कौन था? तो वो कौन था? अल्मीडा, पूरा नाम फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, है कि नहीं? यही कितने बार आ गया है इसलिए रिपीट इनडायरेक्टली लगाया टैग। वे द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट द सॉल्वे, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ सुवली, ठीक है। सॉली, तो विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड पोर्तुगीज एट द सॉली? तो भैया वो था थॉमस बीस्ट, ठीक है। थॉमस बीस्ट ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहा था और वो हरा दिया था फिर पोर्तुगीज को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? इमीडिएट कॉज क्या था, ठीक है, ये पूछ रहा है इमीडिएट कॉज। भाई तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर तो उधर का है लड़ाई, इधर वॉर ऑफ हिस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से इधर एक्सपेंशन होता है ना। तो भैया क्या है? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इशू ऑफ कार्नेटिक वॉर, कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। देखो भैया जोसेफ जो फ्रांसिस डुप्लेक्स है, जिसे डुप्लेक्स हम लोग कह रहे हैं ना हमने, वो फ्रेंच गवर्नर, ठीक है, डुप्लेक्स चंद्रनगर में था और वो आराम से था,
वो नहीं चाह रहा था कि किसी भी तरीके से वायलेंस हो, किसी भी तरीके से लड़ाई हो, झगड़ा हो मेरा इंग्लिश के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। उस टाइम तक वो नहीं चाह रहा था। लेकिन उसी दरमियान यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जो इंग्लिश कमांडर है वो कर लेता है कैप्चर फ्रेंच शिप को, ठीक है। अब फ्रेंच शिप को जैसे कैप्चर करता है तो हो जाता है लड़ाई कि मेरा तुम शिप कैसे कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो उसी में फिर जाकर के इधर फर्स्ट कार्नेटिक वार इमीडिएट कर देता है। यहाँ जो था, ठीक है, वो डुप्लेक्स आराम से था, हमने को मूड नहीं है, लड़ाई करने का मूड नहीं है, लेकिन वो आकर के इंसिस्ट किया तो हो गया। इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये जो है ट्रीटी इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किसके साथ, तो ये भैया टीपू सुल्तान के साथ होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। कब होता है, 18 मार्च 1792 को, है कि नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान कौन है, किंगडम है, मतलब मैसूर का है कि नहीं, रूलर है, मैसूर का रूलर। और ये जो है ट्रीटी वो कैसे एंड होता है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, उसी में ये ट्रीटी होता है कि नहीं। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, किससे लेता है, ठीक है, तो वो शाह शुजा से लेता है, ठीक है। रंजीत सिंह जो है वो कोहिनूर डायमंड को लेता है, ठीक है। उसके साथ में तो और एक डायमंड है, दरियाई नूर और तैमूर रवि, ठीक है, किससे लेता है, शाह शुजा दुरानी से, ठीक है। अब ये जो कौन था, ये जो था अफ़गानिस्तान का किंग हुआ करता था, ठीक है। अब शाह शुजा जो है उसको फोर्स किया गया था कि लाहौर से भागो 1813 में, ठीक है। उसी का ब्रदर उसको ओवरथ्रोन कर दिया था, ठीक है, दोस्त मोहम्मद। अब रंजीत सिंह जो है वो फिर शाह शुजा को असाइलम देता है लाहौर में, ठीक है। अब उस कंडीशन में रंजीत सिंह शर्त रख देता है, ठीक है, कि भैया कोहिनूर डायमंड दो, ठीक है। शाह शुजा जो है एग्री हो जाता है और कोहिनूर डायमंड दे देता है, ठीक है उसको। 72 टीपू सुल्तान सेटअप इज कैपिटल एट, कहाँ किया था, अभी भी हम लोग ट्रीटी पढ़े ना, श्रीरंगपट्टनम, तो वहीं हुआ था ना। टीपू सुल्तान जो मैसूर का रूलर था उसका कैपिटल यही था, ठीक है। अब ये लोकेटेड कहाँ है, हमको देखे, हम लोग ज्योग्राफी में कावेरी रिवर पढ़े, ठीक है। तो कावेरी रिवर जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट है ना कर्नाटका का वहाँ देखने के लिए मिलेगा ये लोकेशन हमको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एजेंसीज हाउस इज आर करेक्ट, एजेंसी हाउस के बारे में कौन सा बात सही है, ठीक है। एजेंसीज हाउस के बारे में कौन सा बात सही है पूछ रहा है, ठीक है। दे वर द इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशन इन द लेट 18th एंड द 19th सेंचुरी इन इंडिया। एजेंसीज हाउस क्या है भैया, इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी में क्या था, एक कॉमर्शियल जगह बन रहा था, ठीक है। इसमें बेसिकली जो प्राइवेट कंपनियाँ थी, ठीक है, कंपनीज थी, वो आकर के एक तरीके का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके का सर्विस देती थी, जैसे कि हो गया बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, शिपिंग तरीके के हो गया, इस तरीके के कुछ सर्विस देती थी। तो दे वर द इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशन, हाँ कॉमर्शियल फॉर्मेशन है कब, 18th सेंचुरी में, हाँ है 18 और 19 सेंचुरी में बिल्कुल है, क्योंकि अलग अलग तरीके के सर्विस दे रहे थे लोग, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ द मैनेजिंग एजेंसीज रिमेन्ड कन्फाइंड टू द कोलकाता, बिल्कुल कोलकाता तक ही कन्फाइंड थे, क्यों, क्योंकि भैया जो मैनेजिंग एजेंसीज है वो कोलकाता तक इसलिए हैं क्योंकि कैपिटल अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की देखो तो वहीं था, कोलकाता में था, है कि नहीं। अब कोलकाता मेन सेंटर था ब्रिटिश ट्रेड का, है कि नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वहीं से ट्रेड कर रही थी, कॉमर्स कर रही थी, सब कुछ वहीं से हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो मैनेजिंग एजेंसी थी वो वहीं से अच्छे से इफेक्टिवली ऑपरेट कर पा रही थी, ठीक है, कलकत्ता से, ठीक है। जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, स्किल्ड मैन पावर हो गया, सब वहीं था, तो अच्छे से वो इस्तेमाल भी कर रही थी और वहाँ से वो दोनों को हेल्प भी कर पा रही थी, सर्विस भी दे रही थी अच्छे से। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में कौन सा बात सही है, द ट्रीटी फिक्स द सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बात सही है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन किया गया था, कब किया गया था, 1809 को, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था उधर से मेटकाल्फ,
ठीक है। आगे इसका जा करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पर ही क्या बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर वाला था ना वहाँ पर भी, ठीक है। और एक तरफ महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, रूलर था सिख एम्पायर का, और इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाता है। तो सतलज रिवर को फिक्स किया जाता है एज अ बाउंड्री कि सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है, ये आप क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। ये ब्रिटिश को ऐसा अलाउ करती है कि आप पंजाब में प्रेजेंस बनाए रखिए, ठीक है, एज अ स्ट्रेटेजिक बफर, ठीक है, किसके बीच में, ब्रिटिश और द अफगान के बीच में, ठीक है। तो इसलिए वो बाउंड्री सतलज सेट किया गया था। इट वॉज आफ्टर दिस ट्रीटी द महाराजा रंजीत सिंह वॉज एबल टू एनेक्स जम्मू, मुल्तान, कश्मीर एंड हिज डोमिनेशन। बिल्कुल बात सही है कि ये ट्रीटी हेल्प करता है महाराजा रंजीत सिंह को कि भैया आप अपना पावर कंसोलिडेट कर लो, और पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद इस ट्रीटी के बाद वो बिल्कुल जम्मू को भी एनेक्स करता है, मुल्तान को भी करता है, कश्मीर को भी करता है, अपने डोमेन में ले आता है, ठीक है, ठीक है। और ये एनेक्सेशन भैया सिख एम्पायर का मोस्ट पावरफुल स्टेट बना देता है, ठीक है। दोनों ही सही है। एग्जामिन दीज टू स्टेट, अच्छा ठीक है, क्या पढ़े, स्टेटमेंट 1। इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned। बात सही है भैया। 1856 में नवाब अली शाह को डिथ्रोन कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है कोलकाता, ठीक है। ये यही रीज़न देता है कि आप मिसगवर्न हैं, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह कौन थे, रूलर थे अवध के, ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट था ना अवध, नॉर्थ इंडिया का। अब इसको ऐसा लॉर्ड डलहौजी कहता है कि नहीं तुम सही से नहीं चला रहे हो, मिसगवर्न कर रहे हो, ठीक है, तो इसको भेज देता है, तो भेज देता है, बात सही है। दूसरा, नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियन चीफ्स एंड द तालुकदार। यही रीजन दिया था, ठीक है, यही रीजन दिया था, ठीक है, रीजन ही यही है कि जो चीफ दे तालुकदार थे, ठीक है, जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, नॉबल्स थे, ठीक है, उनका अच्छा खासा उधर पावर में होता था, तो इनका नहीं, ये चलता था, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। तो इनके पावर्स का डोमिनेट जो लोकल तालुकदार ये सब है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को, उनको अच्छे से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे या अच्छे से चला नहीं पा रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से कहता है कि भैया जो है ना, एक्यूज ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रेबेलियस चीफ्स एंड द तालुकदार, तो यही रीजन था। तो ये दोनों सही है, ठीक है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले को, ठीक है। Which one of the following commercial centers declined after the mid 18th century? ठीक है, कौन सा कॉमर्शियल सेंटर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है मिड 18th सेंचुरी के बाद? तो वो हम लोग को देखने के लिए मिलता है ढाका। ढाका एक लीडिंग कॉमर्शियल सेंटर हुआ करता था बंगाल में, ठीक है। 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ट होता है, ठीक है, पूरा ट्रेड होता है वहाँ से, टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया, मुस्लिन हो गया, सॉल्ट, पीटर, शुगर, ये सब कुछ का होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। लेकिन ये जा करके आगे चल करके जो है ये ढाका डिक्लाइन हो जाता है 18th सेंचुरी में, क्योंकि यहाँ पर देखो तो भैया ब्रिटिश यहाँ डोमिनेंस क्रिएट कर लेता है पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक पावर में, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में। तो उसके बाद जो है, जो पहले से यहाँ बहुत अच्छा हुआ करता था वो जा कर के गड़बड़ा जाता है, सब डिक्लाइन हो जाता है, ब्रिटिश डोमिनेंस बढ़ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। आगे बढ़े। स्टेटमेंट 1। द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स relied on Indian पंडित्स and the मौलवीज for understanding of canons and authoritative texts। अरे भाई, कोई बाहर से आ रहा है, कोई तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें किधर हैं, कौन सा चीज़ें का रिलेवेंस क्या है, ये तुम जानोगे कि बाहर वाला जानेगा? तो भैया तुम ही ना जानोगे। तो बिल्कुल ब्रिटिश रिलाय थे इंडियन पंडित्स पे, मौलवीज पे, कि हिंदू मुस्लिम्स के लॉज जो हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। उनको अपॉइंट किए थे अपने कोर्ट्स में एज अ एडवाइज़र, एज अ ट्रांसलेटर, कि आप एंशियंट टेक्स्ट को ट्रांसलेट करोगे, उसमें क्या क्या लिखी है उसको इंटरप्रेट करोगे, हमें बताओगे। तो ये बात सही है। दूसरा, ऑथोरेटिव टेक्स्ट, बिकॉज द ब्रिटिश कोडिफाई द हिंदू लॉ इन 1783 एंड द मुस्लिम लॉ। ब्रिटिश कोडिफाई कहाँ करते हैं भैया? 1783 और 1785 में। कुछ इसी तरीके का हम लोगों के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ब्रिटिश इस तरीके का कोडिफिकेशन कभी किए नहीं, मतलब कि कभी नहीं, बाद में चल के हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं। 19th सेंचुरी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे चार्टर एक्ट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉज बन रहे हैं। 1862 से ये थी, क्या
क्या बोल सकते हैं, जैसे कि 1969 में देखो, 1869 में इंडियन डाइवोर्स एक्ट आता है, हिंदू विल्स एक्ट आता है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट आ रहा है 1872 तक, उस तक आ रहा है, इधर तो नहीं आ रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा हम लोग को यहाँ गलत दिखता है, सी में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कौन सा बात सही नहीं है? तो भाई सारे सही है। ये पढ़ो, बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक्ट वर डिटैच्ड फ्रॉम द अवध एंड हैंडेड ओवर द शाह आलम टू। बनारस और सराउंडिंग जो उसके ट्रैक्ट थे, ठीक, एरिया जो थे, उसे शाह आलम टू को हैंड ओवर नहीं किया गया, बल्कि किया गया था बलवंत सिंह को। अब ये बलवंत सिंह कौन था भैया? ये बनारस का ज़मींदार था, ठीक है, ठीक है, तो उसको दिया गया था, ठीक है। यही था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। ये बात गलत है। बाद में चल करके कह सकते हैं कि 1775 के आसपास, 1775 के आसपास शाह आलम टू को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला तो उसमें नहीं हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वॉज कंक्लूडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से ट्रीटी के साथ हुआ था भैया? कल ही ना पढ़े थे, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी व्हाट वाज द दस्तक? क्या था दस्तक? दस्तक दो, दस्तक दो। दस्तक है तो तुम्हारे पास परमिट है, ठीक है। दस्तक वाज द ट्रेड परमिट, ठीक है, जो लोकल अथॉरिटीज़ इशू करती थी, है कि नहीं। विच वन द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द दादनी सिस्टम। दादनी सिस्टम क्या था? दादनी सिस्टम टेक्सटाइल प्रोडक्शन था। दादनी सिस्टम, ठीक है, एक फेज़ था जहाँ बिजनेस मैनेजमेंट हो रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। कहाँ पर? बंगाल में। 18th सेंचुरी में कंपनी यूज़ करती थी लोकल मर्चेंट को यहाँ पर ही बनाने के लिए, चाहे गुड्स को प्रोक्यूर करना हो गया, ठीक है, स्पेशली अगर टेक्सटाइल की बात करें तो उनसे फिर मार्केट में उसको ले जाना है, ठीक है। तो उस वक्त जो है, जो मर्चेंट थे ना, उन्हें कहा जाता था दादनी मर्चेंट, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो गुड्स को ले जाने का काम, ठीक है, डिलीवर करने का काम, ठीक है, फैलाने का काम ये करते थे। तो उस वक्त दस्तक के साथ किया जाता था कि परमिट दिया जाता था, ठीक है। तो दादनी बेसिकली क्या कर रहा था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा था, बढ़ा रहा था। इनडायरेक्टली ये भी रिपीट है। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एम्ड टू, ठीक है। कल रसिया वाला पढ़े थे ना, रसिया वाला, कि भैया रसिया का इन्फ्लुएंस आ रहा था, एक रसिया वाला क्वेश्चन था ना, वहीं से क्वेश्चन है, उधर ही से रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये पढ़ो तो, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द अफगानिस्तान, कैसा पॉलिसी था अफगानिस्तान के टुवर्ड्स, ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो भैया वो क्या कर रहा था? वीकनिंग द रशियन इन्फ्लुएंस, ठीक है, डर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया वो उधर से वो आ ना जाए, रसिया ये ना करे, इन अफगानिस्तान, बट नॉट प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान आइदर, ठीक है। रसिया का इन्फ्लुएंस भी वीक हो और अफगानिस्तान का भी बोलबाला ना बढ़े, ये दोनों एम था ब्रिटिश पॉलिसी का। ये बढ़ेगा तो ये भी तो खतरनाक होगा, तो यही था, ठीक है। 19th सेंचुरी के पास, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश का पॉलिसी अफगानिस्तान के प्रति ये था, ठीक है, कि भैया ब्रिटिश जो है चाह रहा था कि रसिया भी वीकेंड हो जाए और अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस भी ना बढ़े, ठीक है, ताकि इजीली हम कंट्रोल करते रहें। कल भी ये क्वेश्चन था एक। द वर्क सियार उल मुक्ताहिरनी, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है बैटल ऑफ प्लासी 1757 को, वो किसके ज़रिए लिखा गया है, ये पूछ रहा है। तो भैया वो जो लिखा गया ना, गुलाम हुसैन के ज़रिए लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, सियार उल मुक्ताहिरनी, अ हिस्ट्री ऑफ द मुहम्मदन पावर इन द इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, गुलाम हुसैन, ठीक है। एक्चुअली ना ये जो सियार उल मुक्तहरनी है, मुक्तहरनी मुक्त अरे यार नहीं बोला जाएगा, मुतकरनी, ठीक है। तो ये ना 3 वॉल्यूम में आता है, V1, V2, V3, ठीक है। पहला वॉल्यूम ये बताता है
जोग्राफ़ी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और एनिमल्स, फोर्ट्स एंड, ठीक है, और हिंदुस्तान के उलेमास के बारे में। वॉल्यूम 2 में इसका क्या जिक्र है कि जो हिस्ट्री बंगाल का है, ठीक है, कहाँ से, औरंगजेब के डेथ से लेकर के आगे जो मुर्शिदाबाद का निजामत था और उसका फिर रिलेशन इंग्लिश के साथ कैसे हुआ, इंग्लिश के साथ, ये सब कुछ का इसमें बताया गया बैटल 2 में, ठीक है, मतलब वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 3 में जो है ये इसमें डिस्कस करता है हिस्ट्री कि निज़ाम जो हैदराबाद का था, ठीक है, फिर हैदर अली मैसूर का, नवाब वजीर अवध का, ठीक है, एम्परर मोहम्मद शाह, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, इन सारे का इन्वेजन्स और मराठा के साथ वॉर, ये सब चीज़ के बारे में वॉल्यूम 3 में बताया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द स्टेट ऑफ आर्कॉट इन 18th century साउथ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, करेक्ट, देखते हैं, ये पढ़ो तो। डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ की फीचर ऑफ द स्टेट ऑफ आर्कॉट इन द 18th century। भैया डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, वो क्या कर रहा था मालूम, वो तो ये चाह रहा था कि भैया हम कंसोलिडेट करें अपने पावर को और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी बनाएं, ठीक है। तो मतलब कि भैया वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, वो तो सेंट्रलाइजेशन के ये में है। जो आर्कड स्टेट है भैया, वो भैया सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहा था 18th century में, ठीक है। आप डिसेंट्रलाइजेशन लिख करके स्टेटमेंट को गलत कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब क्या सही है देखो, अब जो है ना बाकी सारे सही है। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल्ड आर्कोट वर द दाऊद खान पन्नी एंड द सदातुल्ला खान, ठीक है, ये बिल्कुल दोनों ही है, ठीक है, ये रूल करते हैं आर्कोट में, ठीक है, ओके। फिर आर्कोट बिकम द साइट ऑफ द प्रोटेक्टेड स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द 1740। ये बात भी सही है कि आर्कोट जो है एक साइट ऑफ प्रोटेक्टेड बन जाता है, ठीक है, जब स्ट्रगल चल रहा होता है इंग्लिश और डच के बीच में, ठीक है, तो इस टाइम में ये होता है, ठीक है। उसके बाद द अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज इन द साउथ इंडिया एट दिस टाइम वॉज मैसूर। यही है, साउथ इंडिया में कौन है मेजर स्टेट अगर इमर्ज कर रहा है साउथ इंडिया में इस समय, तो वो मैसूर ही है, ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर में, है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं, बिल्कुल। उसके बाद 85 विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ द इंग्लिश इनटू बंगाल इज करेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ इंग्लिश इनटू बंगाल इज करेक्ट, कौन सा बात सही है, तो भैया जॉब 4/9 कल आया था, अराइव्ड इन अ सुल्तानिती, ठीक है, जब हम लोग कोलकाता वाला इस्टेब्लिशमेंट 3 विलेज का नाम ही पढ़े थे कल, याद आ रहा होगा। इन द अगस्त 1690 लेट द फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता विच लेटर बिकम द हार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये बात सही है, कल के बेसिस पे बोल दोगे कि हाँ ये बात सही है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट फोर्ट नियर द फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट बिल्ट, ठीक है, बल्कि जो फोर्ट विलियम है ना, ये कौन बनाने वाले हैं, ब्रिटिश आर्मी ने बनाया था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था, कब, 18th century में, है कि नहीं, ये बात गलत है, दूसरा गलत है, ओनली 2 तो नहीं है, बोथ तो है नहीं, तो आंसर एक तो सही था, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया, ठीक है, ओके। 86 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की टू द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर रूल। अरे यार आज का क्वेश्चन ही यहीं तो स्टार्ट हुआ, तो यही तो है, बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइड द की टू द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। भाई देखो तो, most decisive battle that led to the establishment of supremacy of the British India, बैटल ऑफ बक्सर, है कि नहीं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है सर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंक्लूडेड इन 1765 इनेबल द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश द रूल इन बंगाल। हाँ कह सकते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 को साइन हुआ मुगल एम्परर शाह आलम के साथ में और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में, है कि नहीं। इसके बाद फिर किसका मतलब कि फिर उसके मतलब बैटल ऑफ बक्सर का भी इन्वॉल्वमेंट हम कह सकते हैं, यहाँ वो भी तो हुआ, ठीक है। तो ये दोनों कह सकते हैं कि इसके बाद क्या मिलता है, ग्रांट मिल जाता है, दीवानी राइट फिर मिलता है, फिर दीवानी राइट मिलता है मतलब कि आप कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू, कहाँ से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, है कि नहीं।
तो इफ़ेक्टिवली हम कहें तो भैया ब्रिटिश कंट्रोल अब थोड़ा सा हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंक्लूडेड इन 1765 इनेबल द ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश देयर रूल इन द बंगाल। बात सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया यार, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, 86 तक। मिलते हैं फिर, देखते हैं यार, तबीयत कल ठीक रहेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है।